जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये खान सर का जो बीपीएससी का बुक आया था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो लोग कुछ कारणों की वजह से इतना दिन वीडियो में डिले हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये पहला पार्ट वीडियो में 55 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे लोग, और आज की वीडियो में हम लोग 56 से शुरुआत करेंगे लोग, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे लोग। और इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट रहने वाला है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सबसे पहले इससे वीडियो के माध्यम से देखेंगे लोग। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तुओं में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम में कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में पूंजी वस्तु, बुनियादी ढांचा, निर्माण वस्तु एवं विनिर्माण सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर एनआईसी 2 अंक स्तर पर 23 उद्योग समूहों में से 18 ने अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, तथा पूंजीगत वस्तुओं में 3.1% और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तुओं में 4% एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 5.9% रही है। साथ ही अक्टूबर 2024 के महीने के लिए आईआईपी की वृद्धि में शीर्ष 3 सकारात्मक योगदानकर्ता प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं हैं। इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन होता है, यानी कि 10 या 12 जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर या तो सूचकांक पूछता है या तो डाटाबेस, यानी कि इकोनॉमिक्स से जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वह डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं। तो वह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर एक बीपीएससी के लिए कवर करना है तो कम से कम करंट से रिलेटेड, यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 तक के भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 से 120 लाख करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। कब तक? 2030 तक। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 100 से 120 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 43 लाख करोड़ के दुगुने से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, जो मुख्य रूप से प्रत्याशित विस्तार, बुनियादी ढांचे में बढ़े हुए पूंजी निवेशकों के बीच बुनियादी ढांचे, बॉन्ड में बढ़ती रुचि और मजबूत खुदरा ऋण वृद्धि जैसे कारकों से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। आर्थिक सर्वेक्षण बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का भी और भारत का भी। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों, यानी कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित, यानी कि जीवीए में योगदान कितना था। तो कृषि की बात किया जाए तो 17.7% योगदान था, और उद्योग की बात किया जाए तो 27.6% योगदान था, और सेवा क्षेत्रों की बात किया जाए तो 54.7% योगदान था। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि कृषि के लिए हो जाएगा आपका 17.7%, उद्योग के लिए हो जाएगा 27.6% और सेवा क्षेत्रों के लिए हो जाएगा 54.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित, यानी कि जीवीए में योगदान क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% था। यानी कि कृषि का आपका हो जाएगा 17.7%, उद्योग का हो जाएगा 27.6% और वहीं सेवा क्षेत्र का हो जाएगा 54.7%। हालांकि कृषि क्षेत्र की जीवीए में वृद्धि जारी रही, यानी कि जो कृषि क्षेत्र था उसका जीवीए जो था उसमें वृद्धि जारी रही, किंतु इसकी गति धीमी रही। इसकी गति क्या रही? तो धीमी रही, जिसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान अनियमित मौसम और वर्ष 2023 में मानसून के असमान स्थानिक के वितरण के द्वारा समग्र उत्पादन पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव था। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण ने जीवीए में वित्तीय वर्ष 2023 के निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया और वित्त वर्ष 2024 में
2024 में 9.9% की वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण निर्माण गतिविधियों में तीव्र वृद्धि, बुनियादी ढांचे के निर्माण व आवासीय अचल संपत्ति की बढ़ती मांग आदि था। सेवा क्षेत्र में विभिन्न उच्च आर्थिक संकेतक वृद्धि को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2024 में थोक और खुदरा व्यापार को दर्शाते हुए वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह और ई वे बिल को जारी करके वित्त वर्ष 2024 में दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017 से 18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई। तो इसकी बात किया जाए महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 23.3% 2017-18 में था और 23.3% से बढ़कर 37% हो गया था कब 2022-23 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 23.3% से वृद्धि हुई और 37% तक के वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में 23.3% से 37% तक वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को ही जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से ज्ञात होता है कि श्रम बल भागीदारी को मापने की सामान्य स्थिति अवधारणा के अनुसार देश में महिला बल भागीदारी दर 2023 में 4.2% कितना 4.2% अंकों से बढ़कर 37% हो गई है। कितना प्रतिशत हो गई है, तो 37% हो गई है। और कितने अंकों से बढ़ी है, तो 4.2% अंकों से बढ़ी है। ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 से 2022-23 के दौरान 24.6% से बढ़कर 41.5% लगभग 69% की वृद्धि देखी गई तथा शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान महिला LFPR 20.4% से बढ़कर 25.4% हो गई, जो लगभग 25% की वृद्धि को दर्शाता है। अभी हम लोग जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं लोग, मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन पुराना हो गया, यानी कि जो डाटा दिया गया है या सूचकांक दिया गया है यह पुराना हो गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो वह नया क्वेश्चन यानी कि 25-26 से बनेगा या 24-25 से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ रिवीजन बेस के तौर पे देख सकते हैं। इसके आगे जो आएगा क्वेश्चन यानी कि साइंस हो गया या उसके अलावा 11 स्पेशल हो गया, तो उसमें हम लोग अच्छा से यानी कि व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे लोग, जो लगभग 25% की वृद्धि को दर्शाता है। महिला श्रम में शक्ति भागीदारी दर में यह उल्लेखनीय वृद्धि सरकार द्वारा महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास की पहलों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित निर्णायक एजेंडे का परिणाम है। देश के गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यह वृद्धि अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है, यानी कि पूछ रहा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या था। तो ये जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में से हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान मैच ही नहीं किया। तो देखते हैं लोग इसकी व्याख्या कि आरबीआई प्रत्येक तिमाही पर मुद्रास्फीति की दर को परिवर्तित करता है। कब यह परिवर्तित करता है, तो प्रत्येक तिमाही यानी कि 3 महीने पे मुद्रास्फीति की दर को परिवर्तित करता है। कौन, आरबीआई। 6 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 4.8% कर दिया है, जो उपरोक्त विकल्पों में नहीं है, यानी कि 4.8 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। अतः आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि CGTMSE क्या कर रहा है कि CGTMSE का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CGTMSE का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। CGTMSE का पूरा रूप है क्रेडिट गारंटी फंड
ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज होता है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2000, इस योजना की शुरुआत यानी कि CGTMSE की जो यह योजना है इसकी शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक के मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य की थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास मंत्री सिडबी ने CGTMSE योजना को लागू करने के लिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज CGTMSE हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की। यह जो ट्रस्ट है यह स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिडबी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ है। कितना है? न्यूनतम यानी कि कम से कम शुद्ध संपत्ति कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 1000 करोड़ होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के इच्छुक लघु वित्त बैंकों यानी कि SFB के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं जो स्वैच्छिक रूपांतरण RBI द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अधीन है। ऐसे में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्र SFB के पास न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ कम से कम 5 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड और सूचीबद्ध स्थिति होनी चाहिए। साथ ही उसके पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 3% या उससे कम की सकल और गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि NPA और 1% या उससे कम का शुद्ध NPA भी बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसी अवधि में शुद्ध लाभ दर्ज किया तथा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा किया हो। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। देखिए यहाँ से किताब पुराना क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011-12 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111 रुपया था। कितना था? 54,111 रुपया था। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 54,111 रुपया है। यह वर्ष 2021-22 में यानी कि 47,498 रहने प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि अगर 21-22 की बात की जाए तो उस समय कितना था? तो 47,498 रुपया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म होगी। यानी कि इस हिसाब से अगर हम लोग देखें लोग तो यानी कि BPSC के एग्जाम में फुल फॉर्म का महत्व सर्वाधिक है। यानी कि फुल फॉर्म पूछता है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। PCRA की फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1978 की स्थापना की बात की जाए यानी कि PCRA की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1978 में भारत में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो भारत में हुई थी। यह पूर्ण रूप से एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का संरक्षण करना है। साथ ही यह विभिन्न रणनीतियों और नीतियों को प्रस्तावित कर सरकार को तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने तथा पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन के प्रति प्रयोग के प्रभाव को कम में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी यानी कि बॉम्बे प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। तो इसमें से यानी कि श्री राम जी थे
उसके बाद ये भगवान श्री राम नहीं है, JRD टाटा ये भी थे और GD बिरला भी थे और श्री राम भी थे। यानी कि इसमें से कौन नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे। धीरू भाई अंबानी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे। धीरू भाई अंबानी पूंजीवादी यानी कि बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे। बॉम्बे प्लान वर्ष 1944 में JRD टाटा, GD बिरला और ये लाला श्रीराम सहित प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संयुक्त आर्थिक प्रस्ताव का एक समूह था, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी कि बॉम्बे प्लान के वास्तुकारों में कौन कौन सम्मिलित थे? तो JRD टाटा सम्मिलित थे और GD बिरला सम्मिलित थे और लाला श्रीराम सम्मिलित थे। यहाँ पे इस प्रकार हम लोग का यानी कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग ये सामान्य विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं लोग, सामान्य विज्ञान की ओर बढ़ते हैं लोग। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या है? तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। उसके बाद है स्थिर संगठन का भी नियम था और बहु अनुपात का भी नियम था। यानी कि जो रेडियोधर्मिता का नियम है यह नहीं था। यह किससे संबंधित हो जाएगा? रेडियोधर्मिता का, तो यह मैडम क्यूरी से हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा C नंबर, यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या में क्या था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इनकी व्याख्या में था, स्थिर संगठन का नियम भी इनकी व्याख्या में था और बहु अनुपात का नियम भी इनके व्याख्या में था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या इस प्रकार है: द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, बहु अनुपात का नियम और स्थिर संगठन का नियम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चांस बनेगा तो 71 में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन BPSC में बहुत ही रेयर केस में आते हैं और आते तो हैं लेकिन बनते नहीं है, बहुत रेयर केस में बनते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, छोटे कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें परमाणु कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन यानी कि ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम काम करता है, वैसे ही ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कार्य करता है। स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उसके बाद है बहु अनुपात का नियम की बात की जाए तो इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ता है छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है, जैसे पानी एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। यह बहुत ईजी क्वेश्चन है कि पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? HCl स्रावित होता है हमारे पेट से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से स्रावित होता है। यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह पेट से स्रावित होता है। पेट या आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा J आकार का और सबसे अधिक फैला हुआ अंग है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि आमाशय किस आकार का है तो यह J आकार का है। किस आकार का है? तो यह J आकार का है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक संक्षारक और रंगहीन विलयन होता है जो मानव शरीर में भोजन से प्राप्त प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन के विखंडन करने और अन्य पाचन एंजाइमों के लिए उत्तरदायी है। यह किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह भोजन के विखंडन करने और अन्य पाचन एंजाइमों के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह अम्ल पेट में हानिकारक जीवाणु का भी नाश करता है। पेट अथवा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl या I नहीं है यहाँ पे, यह HCl होगा। HCl का उत्पादन करता है। HCl का उत्पादन कौन करता है? तो यह इसका उत्पादन पेट या आमाशय से होता है। यह अत्यधिक संक्षारक अम्ल है। यह किस प्रकार का अम्ल है? तो यह अत्यधिक संक्षारक अम्ल है जो भोजन को विखंडित करने, पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने और पोषक तत्वों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। यह क्या बनाता है? तो यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, इसे जठरस भी कहा जाता है। पाचक रस को प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इस प्रकार यह भोजन से प्राप्त प्रोटीन के पाचन को सरल करने में भी सहायक है।
साथ ही यह अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ पेट तक पहुंच जाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो और ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। ओडोमीटर की बात की जाए तो यह एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी या यात्रा की कुल दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से आपका हो जाएगा स्पीड मापने का काम किया जाता है और अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। यह उपकरण वाहन के पहियों से जुड़ा होता है और जैसे जैसे वाहन चलता है ओडोमीटर पहियों के घूर्णन की गणना करता है और उसे दूरी के रूप में मापता है। अमीटर की बात की जाए तो यह विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की माप करता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है जो एम्पियर में मापी जाती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो विद्युत धारा है उसे किससे माप में मापी जाती है? तो यानी कि एम्पियर में मापी जाती है। स्पीडोमीटर की बात करें तो यह एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो वाहन की गति यानी कि स्पीड को मापता है। वाहन की स्पीड को किससे मापा जाता है? तो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एक अत्यधिक सटीक समुद्री यात्राओं में होती है जिसका उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? तो इसका यानी कि समय का मापन क्रोनोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। यानी कि ऊष्मा का हस्तांतरण में वह कौन सा माध्यम है जिसमें आवश्यकता नहीं होती है? वह क्या कहलाता है? तो विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। विकिरण एक ऊष्मा हस्तांतरण यानी कि यह एक क्या है? तो यह ऊष्मा हस्तांतरण है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का हस्तांतरण होता है लेकिन उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विकिरण का मुख्य रूप से इंफ्रारेड विकिरण और दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट के रूप में रूपांतरण होता है। विकिरण में ऊष्मा का हस्तांतरण निर्वात में भी हो सकता है। यानी कि विकिरण में ऊष्मा का जो हस्तांतरण है वह कहाँ पे हो सकता है? तो यह वैक्यूम या निर्यात में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा विकिरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो यह विकिरण के द्वारा ही होती है और इसमें किसी भी माध्यम जैसे हवा या गैस की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सूरज से पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊष्मा किसके द्वारा होती है? यानी कि उसका हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो उसका हस्तांतरण विकिरण के द्वारा होता है और इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में ऊष्मा का हस्तांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकिरण में ऊष्मा का हस्तांतरण किन तरंगों के रूप में होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब जो है वह गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कम तापमान तथा उच्च दाब गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। गैसों के द्रवीकरण की प्रक्रिया में गैसों पर दाब बढ़ाकर गैस को संपीड़ित किया जाता है जिससे अणुओं के मध्य यानी कि अणुओं के बीच अंतर आणविक बल बढ़ता है तथा संपीड़न के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। संपीड़न के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तत्पश्चात गैस का तापमान कम किया जाता है। यानी कि उसके बाद क्या किया जाता है? तो गैस का तापमान कम किया जाता है जिससे गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा और कम हो जाती है तथा अंतर आणविक बल के कारण ये अणु अत्यधिक निकट आ जाते हैं। अंत में एक निश्चित तापमान और दाब पर गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से एक संपीड़ित पेट्रोलियम गैस है जिसे तरल में परिवर्तित किया जाता है और घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडर में पैक किया जाता है। घरेलू जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है? तो एलपीजी उसके अंदर भरा रहता है जिसे एलपीजी सिलेंडर के रूप में जाना जाता है। इसमें ब्यूटेन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उसमें कौन से गैस का मिश्रण भरा होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लोहे का अयस्क कौन है? तो जो लिमोनाइट है
लिमोनाइट या लोहे का अयस्क है। सीने बार का बात किया जाए तो यह पारा का अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइट हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का अयस्क। लिमोनाइट, लिमोनाइट एक प्रकार का लोहे का अयस्क है। यह किसका अयस्क है? यह एक प्रकार का लोहे का अयस्क है जिसे मुख्य रूप से हाइड्रोक्साइड के रूप में ही पाया जाता है। जो लिमोनाइट होता है उसे इस रूप में ही पाया जाता है, तो हाइड्रोक्साइड के रूप में ही पाया जाता है। यह लोहे के विभिन्न अयस्कों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे लोहे की धातु प्राप्त की जाती है, यानी कि लिमोनाइट जो है उसे लोहे की धातु भी प्राप्त की जाती है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि लौह अयस्क के कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो उसको देखते हैं लोग। मैग्नेटाइट पहला हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा हो गया सिडेराइट। ये सब क्या है? तो यह लौह अयस्क हैं। यह सब क्या है? तो लोहे के अयस्क हैं। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं लोग। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। यह किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है जिसे ऑक्साइड या एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। जो बॉक्साइट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। सीने बार की बात करते हैं तो यह पारे यानी कि मरकरी के धातु का अयस्क है, यानी कि यह किसका अयस्क है? तो मरकरी धातु का अयस्क है। पाइराइट, यह एक लोहे का सल्फाइड खनिज है, या यह भी क्या है? तो यह लोहे का सल्फाइड खनिज है जो इसे एक सुनहरा पीला या पीतल जैसी चमक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उर्वरक को किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? जो यह उर्वरक होता है इसे गांव में लोग खादर बोलते हैं। तो उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो जो नाइट्रोजन होता है इसका उपयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। पोटासियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों के महत्वपूर्ण मैक्रो पोषक तत्व हैं। क्या है? तो यह मैक्रो पोषक तत्व होते हैं, यानी कि अत्यधिक मात्रा में उर्वरक में पोटेशियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। यद्यपि पौधों के शीघ्र विकास के लिए उर्वरकों में नाइट्रोजन का प्रयोग भी आवश्यक होता है, विशेषतः पत्ती और तनों के विकास के लिए। फास्फोरस के बारे में देखते हैं लोग। यह पौधों की जड़ों, फूलों, बीजों, फलों के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। जो फास्फोरस होता है वह किस लिए महत्वपूर्ण होता है? तो पौधों की जड़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है, फूलों और बीजों, फलों के विकास के हेतु महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम यह तने को मजबूत करने में सहायक होता है। पौधों में पानी का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण और भोजन निर्माण में सहायक होता है। कौन? पोटेशियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन है, यह सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। क्या होता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन का घटक है। यह किसका घटक है? तो सोडा अम्ल जो होता है वो अग्निशामक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन का घटक होता है। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जो यहाँ पे दिया गया है उसी का यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया NaHCO3 हो गया। यहाँ पे इसे संतुलित किया गया है। और उसके बाद हो गया H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। जो H2SO4 होता है वह क्या होता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। उसके बाद है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। उसके बाद इससे क्या प्राप्त होता है? यानी कि ये अभिक्रिया जब करते हैं तो Na2SO4 और CO2 और 2H2O प्राप्त होता है, यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम में सल्फेट प्राप्त होता है। यह प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है जो अग्निशामक के रूप में काम करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को निष्क्रिय कर देती है जिससे आग बुझ जाती है। यह घरेलू अग्निशामक यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। यह क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है? तो प्लीहा ज्वर कहा जाता है। प्लीहा ज्वर जिसे एंथ्रेक्स भी कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीहा एस्पेल्निक फीवर जिसे एंथ्रेक्स से कहा जाता है। एक गंभीर और संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण जो है, यह क्या है? तो यह बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो एंथ्रेक्स रोग होता है यह किससे बैक्टीरिया कारण होता है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है।
यह संक्रमण जानवरों में होता है। यह संक्रमण किसमें होता है? तो यह जानवरों में होता है, जो मनुष्य को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि जानवरों से मनुष्य मनुष्य में भी आ सकता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि ये जैसे हो गया प्लिया ज्वर, तो किससे बैक्टीरिया का यह रोग होता है। उसके बाद जो टाइफाइड है, यह किससे बैक्टीरिया का रोग होता है। तो टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि कॉलेरा कॉलेरा यानी कि हैजा हैजा एक गं हैजा एक गंभीर संक्रामक रोग है, जो जो विविरियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। जो हैजा होता है वह से रोग किस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है? तो विविरियो विविरियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणों शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इनमें से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकिरण है जो शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए। इंफ्रारेड अथवा औरक्तिक विकिरण इंफ्रारेड अथवा औरक्त विकिरण शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। इंफ्रारेड विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इंफ्रारेड विकिरण या औरक्त विकिरण का उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, मौसम की जानकारी देने में, फलों को सुखाने में और सौर हीटर, सौर सेल आदि में किया जाता है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंफ्रारेड विकिरणों का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, मौसम की जानकारी देने में किया जाता है और फलों को सुखाने में किया जाता है और सौर हीटर और सौर सेल में इंफ्रारेड विकिरणों का उपयोग किया जाता है। यूवी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यूवी किरण किस प्रकार का विकिरण है? तो यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। यूवी विकिरण का तरंगदैर्ध्य किससे कम होता है? तो दृश्य प्रकाश से कम होता है। यह विकिरण कैंसर का भी कारण बन सकता है। कौन? यूवी किरण जो होता है वह कैंसर का भी कारण बन सकता है। इससे कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। दृश्य विकिरण वह विकिरण है जिसे मानव आंख देख सके, यानी कि दृश्य विकिरण को मानव आंख या हम देख सकते हैं। इसका तरंगदैर्ध्य 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। जो मेलामाइन होता है वह किसका उदाहरण होता है? यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। मेलामाइन किसका उदाहरण होता है? तो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। मेलामाइन अत्यधिक टिकाऊ, गर्मी और रासायनिक प्रतिरोधी होता है। यह क्या होता है? तो यह अत्यधिक टिकाऊ होता है और गर्मी और रासायनिक प्रतिरोधी होता है, जिससे इसे फर्श की टाइल्स, किचन की सतहों और अन्य घरों के निर्माण में उपयुक्त बनाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार कठोर हो जाने के बाद उच्च तापमान पर भी पुनः नरम नहीं होते हैं। यानी कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उसे अगर एक बार कोई चीज़ बना दिया गया और उसके बाद उसे पिघलाकर या गलाकर कितना भी तापमान देकर अगर उसे पुनः गलाया जाए और दूसरा वस्तु बनाया जाए तो वह नहीं बन सकता है। और वहीं पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। जो पॉलीथीन होते हैं और पीवीसी होते हैं यह किसके उदाहरण होते हैं? तो यह थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म कर और ठंडा करके आकार बदला जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पे भी थर्मोप्लास्टिक होगा। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उन्हें बार बार गर्म करके और उन्हें ठंडा करके उन्हें आकार बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो यह जो क्वेश्चन है यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन नहीं होता है, क्योंकि कवक में भी होता है, शैवाल में भी होता है और फर्न में भी। ये तीनों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है लेकिन खमीर में नहीं होता है। तो इससे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। जाके देखते हैं लोग, कवक, शैवाल तथा फर्न तीनों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। अतः उपयुक्त प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है, जिस कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम में कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है? तो
टेक्नेटियम है। कौन सा हो जाएगा? टेक्नेटियम हो जाएगा। प्रथम कृतिमय तैयार किया गया तो टीसी। टीसी इसका संकेत क्या होता है? टेक्नेटियम का संकेत क्या होता है? तो टीसी होता है। टेक्नेटियम का परमाणु क्रमांक 43 होता है। इसका परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? तो 43 यानी कि 43 होता है। यह सबसे छोटा तत्व है। यह सबसे छोटा तत्व है जिसके सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी है। टीएच यानी कि थोरियम, यह किसका संकेत है? तो थोरियम। थोरियम में तत्व थोरियम का रासायनिक प्रतीक टीएच होता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसका रासायनिक प्रतीक थोरियम होता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक टीएच होता है और परमाणु संख्या 90 है। थोरियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 90 है। यह एक एक्टिनाइड के रूप में वर्गीकृत है, यानी कि यह किस ग्रुप का तत्व है? तो यह एक्टिनाइड ग्रुप का तत्व है। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे लोग, तो यह देखने को मिलेगा एक्टिनाइड ग्रुप का, यानी कि SPDF जो होता है उसके नीचे 2 जो कॉलम बने होते हैं वह एक्टिनाइड ग्रुप के तत्व होते हैं। उसके बाद है टी यानी कि टेल्यूरियम। टेल्यूरियम क्या होता है? तो टेल्यूरियम का रासायनिक प्रतीक टी होता है। टेल्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? टी होता है और परमाणु संख्या की बात की जाए तो इसका 52 होता है। टेल्यूरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 52 होता है। मेटलाइट के रूप में वर्गीकृत टेल्यूरियम कमरे के तापमान पर एक ठोस पदार्थ है। यह किस रूप में पाया जाता है? तो यह ठोस रूप में पाया जाता है। टीआई टाइटेनियम। टाइटेनियम का रासायनिक प्रतीक टीआई होता है। टाइटेनियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो टीआई होता है और परमाणु संख्या 22 है। टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 22 होता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा, जो यह सब चारों ऑप्शन क्या है? तो यह रक्त के भाग है और इनमें से कौन सा जो भाग है वह तरल अवस्था में होता है? तो जो प्लाज्मा होता है वह तरल अवस्था में होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जो पानी, यानी कि इसमें 90% पानी पाया जाता है और प्रोटीन 6 से 8% यथा उसके अलावा यानी कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजेन आदि से बना होता है। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में लिपिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड की विद्यमानता होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो लिपिड पाया जाता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड की विद्यमानता होती है। आरबीसी आरबीसी रुधिर की लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी रुधिर की लाल रक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है। इनमें क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही यह लाल होती है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो यह श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं और उनके कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। जो कोशिका होती है वह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका को जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? तो कोशिका को जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है क्योंकि यह जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है जो जीवन के सभी आवश्यक कार्यों को संपन्न करती है। प्रत्येक जीव, चाहे वह एक कोशिकीय हो यानी कि यूनिसेल्युलर हो या बहुकोशिकीय मल्टी सेल्युलर हो, कोशिकाओं से बना होता है। यानी कि जितने सारे जीव होते हैं वह किससे बने होते हैं? वह कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के प्रकार देखते हैं लोग, तो जिसमें सबसे पहला कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? तो बैक्टीरिया हो गया। इनकी संरचना सरल होती है और इनमें नाभि का अभाव होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? तो नाभि का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे पौधे, जानवर, कवक, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। इनमें एक अस्पष्ट नाभिक और अन्य कोशिका अंग होते हैं जो विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। कोशिका के कुछ प्रमुख कार्य कोशिका के कुछ प्रमुख कार्यों को देखते हैं लोग। कौन कौन से कार्य होते हैं कोशिका के? तो संरचना और संगठन का निर्माण करना, ऊर्जा उत्पादन करना, वर्धन और पुनरुत्पादन करना, सूचना प्रसंस्करण और संचार करना, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया, यह भी कोशिका के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? निम्नलिखित में से कौन है जो वह गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो होता है वह गैर संपर्क बल होता है। घर्षण यह क्या है? यह संपर्क बल है। क्या क्या देखते हैं लोग कि चुंबकीय बल एक गैर संपर्क अथवा असंपर्क बल है। वह बल जो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं के बीच कार्य करता है, गैर संपर्क बल कहलाता है। गैर संपर्क बल
वह बल जो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं के बीच कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो गैर संपर्क बल कहलाता है। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी गैर संपर्क बल के उदाहरण है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह भी गैर संपर्क बल का उदाहरण है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल होता है ये भी गैर संपर्क बल के उदाहरण है। घर्षण बल की बात करते हैं तो घर्षण बल यह दो वस्तुओं की सतह के मध्य गति की विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल है। यह एक प्रकार का संपर्क बल है। जो घर्षण बल होता है वह किस प्रकार का बल होता है? तो यह एक प्रकार का संपर्क बल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो जो एल्युमिनियम होता है वह एल्युमिनियम के अयस्क कौन से है? तो यह कोरंडम और क्रायोलाइट किसके अयस्क है? और यह एल्युमिनियम के अयस्क है और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। कोरंडम और क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। वे खनिज जो आर्थिक रूप से धातुओं का निष्कर्षण संभव बनाते हैं अयस्क कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इन यौगिकों को अक्सर वांछित धातु प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। चांदी सल्फाइड अयस्कों में पाई जाती है। जो चांदी होती है वो किसमें पाई जाती है? तो यह सल्फाइड अयस्कों में पाई जाती है, जैसे अर्जेंटाइन। टीन का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो यह कैसेटेराइट होता है। जबकि लोहे का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट होता है। लोहे का प्रमुख अयस्क में और होते हैं लेकिन हेमाटाइट से अधिक लौह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वह तार का प्रतिरोध को डिनोट करता है? तो R/V/I तार का प्रतिरोध को डिनोट करता है। तार का प्रतिरोध इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो R=V/I ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो लंबाई और ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुकर्मानुपाती होती है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती होती है। यदि विभवांतर को भी और उसमें बहने वाली धारा को I से प्रदर्शित करे तो यहाँ पे हो जाएगा V समानुपाती I अथवा अगर यह समानुपाती हटता है तो यहाँ पे यानी कि कांस्टेंट R आता है या नियतांक R आता है। जहाँ R क्या है? तो नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? R किसे डिनोट करता है? तो यह प्रतिरोध को डिनोट करता है। प्रतिरोध को चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रति घर्षण के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। R को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यह सूत्र क्या दिया गया है? तो R/V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं लोग। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का तनुकरण होता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जो बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया होती है यह भी क्या है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या है? तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 तनुकरण तथा बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है? तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब HSO4 को HSO को पानी में मिलाया जाता है तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अर्थात बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और विलयन उबल भी सकता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड इसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन नहीं, जल CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस इसे बिना बुझा हुआ चूना और
इसे क्या कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस जब बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और ऊष्मा प्राप्त होता है। अतः उपयुक्त प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ये भी क्या है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और ये क्या है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, यह जो किसका मान है, तो सोलर स्थिरांक का मान है, लेकिन यह एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं लोग इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है। सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, किलोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। सोलर स्थिरांक पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा मात्रा है। इसे पृथ्वी की कक्षा में सूर्य के विकिरण की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के रूप में समझा जा सकता है। सोलर स्थिरांक का वास्तविक मान क्या होता है, तो 1.361 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, यह इसका वास्तविक मान होता है, यानी कि 1.361 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। पौधों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। पादपों में होने वाली वह जटिल जैव रासायनिक क्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से भोज्य पदार्थ व ऑक्सीजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो होता है वह टेस्ला के समतुल्य होता है। एक टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के समतुल्य होता है। टेस्ला का प्रतीक टी होता है। टेस्ला का प्रतीक क्या होता है, तो टी होता है। टेस्ला और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दोनों चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित मात्रक है। यह क्या है, टेस्ला और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या है, तो यह दोनों चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित मात्रक हैं। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जो टेस्ला होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जबकि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर उस बल को व्यक्त करता है जो एक विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किया जाता है। इन दोनों के बीच संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों के संबंध को इस प्रकार ऊपर जो दिया गया है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग कि आहार नाल को कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है। यानी कि आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से क्या प्राप्त करता है, तो पीत प्राप्त करता है। तो छोटी आंत जो होता है वह यकृत से पीत प्राप्त करता है। आहार नाल के अंतर्गत छोटी आंत यकृत से पीत प्राप्त करती है। वस्तुतः आमाशय से पचा हुआ भोजन जिसे काइम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो काइम कहा जाता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाता है। काइम के अत्यधिक अम्लीय होने के कारण ग्रहणी कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को स्रावित करती है। यानी कि जो ग्रहणी है वह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को स्रावित करती है। यह हार्मोन अग्नाशय, पित्ताशय और यकृत को ऐसे रसों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है जो काइम को अम्लीय से क्षारीय बनाने, वसा को तोड़ने तथा अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा। तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, इसका जो प्रतिक्रिया होगा, यानी कि इसका जो अभिक्रिया हम लोग कराएंगे लोग, वह विस्थापन में अभिक्रिया देगा। या क्या देगा, तो विस्थापन प्रक्रिया देगा। AgNO3 इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। इसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु के बीच होने वाली अभिक्रिया एक धातु विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यह किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। यहाँ पे दिया भी गया है कि कॉपर प्लस 2 AgNO3 और यह इससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो कॉपर NO3 का होल ट्वाइस और 2 Ag प्राप्त होगा।
कॉपर धातु को AgNO3 विलयन में डुबोने पर कॉपर में सिल्वर आयन यहाँ पे प्लस छूट गया है, सिल्वर आयन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। सिल्वर के आयन यानी कि Ag प्लस से कॉपर धातु द्वारा विस्थापित होते हैं और चांदी यानी कि Ag धातु के प्राप्त होती है और चांदी धातु प्राप्त होती है। इसी समय कॉपर आयन के रूप में विलयन में मिल जाते हैं और कॉपर नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? तो कॉपर नाइट्रेट बनता है। यह किसका सूत्र है? तो कॉपर नाइट्रेट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों की तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। अपघटन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फंगस मृत जीवों और उनके अवशेषों को तोड़कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यह प्राकृतिक चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अपघटन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व पुनः मिट्टी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे नए पौधे में वृद्धि को सहायता मिलती है। क्या मिलती है? नए पौधों को वृद्धि में सहायता मिलती है। अपघटन प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऊर्जा और पोषक तत्वों में परिवर्तित किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यह जो मॉडल प्रस्तावित किया था जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जे थॉमसन परमाणु की संरचना के लिए प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे। जे थॉमसन परमाणु की संरचना के लिए प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए। पहला तथ्य क्या था कि परमाणु एक धनावेशित गोले से बना है। यह सत्य है, जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन उसके भीतर निहित है और यानी कि परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के भीतर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश समान परिमाण के होते हैं। यह भी सत्य है। परमाणु के भीतर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश समान परिमाण के होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। निल्स बोर का पूरा नाम क्या था? तो निल्स हेनरिक डेविड बोर। इनका जन्म 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु के बात किया जाए तो 1962 में होता। डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी थे। यह कहाँ के थे? तो यह डेनमार्क के थे, जिन्होंने परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत को समझने में मूलभूत योगदान दिया। ई गोल्डस्टीन ने वर्ष 1886 में कैनाल किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ई गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में की गई थी। रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इस प्रकार हम लोग का जो साइंस पोर्शन था यहाँ समाप्त होता है और उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो वैशाली जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? वैशाली तो यह पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह भागलपुर है वह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। जमुई जो है वह सोना के लिए प्रसिद्ध है। और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना है। मधेपुरा में क्या है? तो रेल डिब्बा कारखाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। उपयुक्त प्रश्न का विकल्प यानी किसी 4-1-2-3 सही उत्तर है। इस प्रकार दिए गए कूट का सही मिलान है, यानी कि वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जमुई सोना के लिए प्रसिद्ध है और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना है। मधेपुरा में क्या है? तो रेल डिब्बा कारखाना स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार के जमुई जिले में करोड़ों टन सोने का भंडार होने की संभावना जताई गई थी तथा वर्तमान में जमुई के करमटिया, झांझा और सोन जैसे क्षेत्रों में सोने की खदानें कार्यरत हैं। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री ने कोसी प्रमंडल के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पे इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था? तो मधेपुरा में इसका उद्घाटन किया गया था। भागलपुर को रेशम नगर या सिल्क सिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि
रेशम नगर या सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा जिला है जिसे जाना जाता है? तो भागलपुर को। भागलपुरी रेशम या टसर रेशम। भागलपुरी रेशम या टसर रेशम यहाँ की पारंपरिक रेशमी वस्त्रों की शैली है। इस रेशम से साड़ियों के अतिरिक्त शॉल, कुर्तियाँ और अन्य वस्त्र भी निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर की बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम यानी कि बीएचपीसी की स्थापना 31 मार्च 1982 को हुई थी। यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। वर्तमान में यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनके रख रखाव, ऊर्जा के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है। 31 मार्च 2016 को कंपनी के पास 13 कार्यशील लघु जल विद्युत परियोजनाएं यानी कि SHP थी, जिनकी स्थापित क्षमता 54.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की थी एवं 35.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 16 परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, कि लेखक कौन है? यानी कि गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मोहम्मद वली हसन हो जाएंगे। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद वली हसन गरीब हिंदुस्तान के लेखक थे। मोहम्मद अली हसन द्वारा रचित कृति गरीब हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसे वर्ष 1930 में अंग्रेजों ने बिहार में प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो PN ओझा के द्वारा संपादित है। किसके द्वारा? PN ओझा के द्वारा संपादित है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 1885 से लेकर 1985 PN ओझा द्वारा संपादित है। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले बिहार की राजनीतिक चेतना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय पर बिहार में प्रतिक्रिया, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी तथा बिहार में राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी था। इसका नाम क्या था? सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1874 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1874 में हुई थी। इससे समाचार पत्र के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। उस समय बिहार के लोगों में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार में इस समाचार पत्र ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बिहार में मीडिया का प्रारंभ वर्ष 1872 में समाचार पत्र बिहार बंधु के साथ हुई थी, जिसे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण केशव राम भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिहार बंधु को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह क्या है? बिहार बंधु तो यह समाचार पत्र है और इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण केशव राम भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ध्यातव्य है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। और किस पत्र के रूप में हुआ था? तो एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बात किया जाए तो कटिहार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार में अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। उपरोक्त विकल्पों में से कटिहार जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के अनुरूप प्रथम स्थान पर पश्चिमी चंपारण जिला, यानी कि ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण नहीं था, इसलिए क्या हो जाएगा? कटिहार हुआ है। और अगर ऐसे बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो प्रथम स्थान किसका था? तो पश्चिमी चंपारण का।
6.35% यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है। और दूसरे यानी कि द्वितीय स्थान पर कटिहार जिला, दूसरे स्थान पर कौन है तो कटिहार जिला 5.9% तथा इसी क्रम में आगे जमुई जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 4.8% है। जमुई जिले में कितने हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत तो 4.8%। बांका जिले की बात करते हैं तो बांका जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 4.7% है। कितना है 4.7% है। पूर्णिया जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 4.4% है। बिहार में अनुसूचित जनजाति के रूप में कुल 30 जनजातियां को अधिसूचित किया गया है। कितनी जनजातियों को अधिसूचित किया गया है तो 30 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें संथाल जनजाति की आबादी सर्वाधिक है। तत्पश्चात उराव और खरवार बिहार की दूसरी तथा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि सबसे प्रथम स्थान किसका है तो संथाल का है, और दूसरे स्थान पे कौन है तो उराव है, और तीसरे स्थान पे कौन है तो खरवार है। अगला क्वेश्चन है, अब हमको लग रहा है कि आगे अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट से और मैथ से। तो बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है तो शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक बिहार बजट 2024-25 के हिसाब से सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। बिहार बजट 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक कुल व्यय का लगभग 21.4% यानी कि 22,200 करोड़ रुपये आवंटन प्राप्त हुआ है। यह 2023-24 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन यानी कि 14.7% से काफी अधिक है। यह क्यों किया गया है क्योंकि जो भारत में शिक्षा का दर है बिहार में सबसे निम्न स्तर का है। यानी कि अगर प्रथम स्थान केरल का है और सबसे अंतिम स्थान किसका है बिहार में तो साक्षरता दर में बिहार का नाम आता है। इसके अतिरिक्त बिहार ने अपने कुल व्यय का 5.7% स्वास्थ्य के लिए 5.7% स्वास्थ्य के लिए, अपने कुल व्यय का 3.1% कृषि के लिए तथा अपने कुल व्यय का 3% सड़कों और पुलों के लिए आवंटित किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है तो गया को प्रस्तावित किया गया। किससे प्रस्तावित किया गया तो गया को प्रस्तावित किया गया है। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार के गया को केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2024 में केंद्रीय बजट में बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। साथ ही बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया जिले में स्थित विष्णु पद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण की भी घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि विष्णु पद मंदिर बिहार राज्य के गया जिले के फल्गु नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है तो यह गया जिले में स्थित है, और किस नदी के किनारे स्थित है तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गया जिले में स्थित विष्णु पद मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर किया गया था। किसके आदेश पर किया गया था तो महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है यह स्थित है। यानी कि यह कहाँ स्थित है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब यह कहाँ स्थित है तो यह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है यह पटना में स्थित है। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब को दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है यह पटना में स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित यह सिखों की लौकिक सत्ता की 5 सीटों में से एक है, और इसे 3 सिख गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है। इसे कितने सिख गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है तो 3 सिख गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है। वीरता और निडरता का प्रतीक यह तीर्थ यात्रियों में बहुत पवित्रता की प्रेरणा देता है, और पटना शहर की शानदार विरासत में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है तो पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहुला महोत्सव। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो यह भागलपुर में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है बिहार का? तो यह भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार के भागलपुर जिले में बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। इसे बिहुला बिसारी भी कहते हैं। इस दौरान भक्त अपने परिवारों की भलाई के लिए नाग देवी यानी कि मनसा से प्रार्थना करते हैं। जो नाग देवी, इनका नाम क्या है? मनसा है। बिहुला बंगाल, बिहार और झारखंड। बिहुला जो है वह बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में एक प्रमुख लोक कथा है। यह एक महिला के द्वारा अपने पति और देवी दोनों के प्रति समर्पण के बारे में है। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ श्रावण महीने के दौरान देवी को विशेष अष्टनाग अनुष्ठान अर्पित किए जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि सांप के काटने से किसी की जान बचाने और बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो यह अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? अप्रैल 1912 में आया था। इसलिए हम लोग अप्रैल महीने में बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार दिवस। ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। ध्यातव्य है कि बंगाल विभाजन के रद्द के पश्चात 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों को पृथक कर बिहार तथा उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। अगर बात किया जाए कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? तो इसे श्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा पेश किया गया है? तो श्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत बिहार राज्य विधानसभा बजट को बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट की कुल अनुमानतम राशि 2.79 लाख करोड़ रुपये है। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं तथा चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक विकास में कई उपलब्धियां हासिल की है और राज्य सरकार ने करीब 13 करोड़ आबादी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी होती है, उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 918 है। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो 918 है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिहार राज्य का लिंग अनुपात 918 है। अर्थात लिंग अनुपात के संदर्भ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित किया जाता है। भारतीय राज्यों में केरल प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। यानी कि भारत के राज्यों में बात किया जाए तो सबसे अधिक किस राज्य का लिंग अनुपात है? तो केरल का। किसका है? केरल का है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं तथा सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे? तो हरियाणा में है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते लो। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार बिहार राज्य के द्वारा ग्रीन बजट पेश किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट बिहार विधानसभा के वित्त मंत्री सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से तो क्वेश्चन दिया ही हुआ है कि ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में। और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। उस समय यह वित्त मंत्री के पद पे आसीन थे। यह बजट की राशि 2,11,761 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल से 11,260 करोड़ रुपये ज्यादा था। इसमें 9 अगस्त को 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। साथ ही
जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली योजना को हरियाली योजना पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने का भी ऐलान किया गया था। इस ग्रीन बजट में मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, हवा एवं पानी की क्वालिटी को सुधारने, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर जोर व ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने समेत अन्य बातों को समाहित किया गया। साथ ही इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर आने वाले वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले सार्थक प्रयासों का भी पूरा लेखा जोखा रखने का प्रावधान था। जैव विविधता को विकसित करने के साथ बचाने तथा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर योजनाओं को मूर्त रूप देने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित एक महीने चलने वाले पशु मेले का क्या नाम, यहाँ पे नाम होना चाहिए, क्या नाम है? तो सोनपुर का जो मेला है वह गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित है और यह कितने दिन चलता है? तो लगभग 1 महीने चलता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर के दिन आयोजित किया जाता है, जो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर 1 महीने तक चलता है। यह कितने दिन तक चलता है? तो यह 1 महीने तक चलता है। चलने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेलाओं में से एक है। इस मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला के नाम से पुकारते हैं। इस मेले में प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर स्थित है, जहां हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि शिव, हरि का मतलब क्या हो गया? विष्णु भगवान, और हर का मतलब हो गया शिव की एकीकृत मूर्ति स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर हाथी तथा मगरमच्छ के मध्य युद्ध को रोका था। इस मेला में दंगल, वाटर सर्फिंग, नौका दौड़, वाटर के नग आदि विभिन्न प्रकार के खेल व प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो यह दक्षिण का पहाड़ी भाग है। यह क्या है? तो यह दक्षिण का पहाड़ी भाग है, मुंगेर पहाड़ी का क्षेत्र।